की तरफ। तो आज भारत की स्वतंत्रता की ओर बिहार कैसे रहा, यानी स्वतंत्रता पश्चात बिहार का क्या स्थिति रहा, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो सरकारें बनती रही अभी तक की जो सरकार है, इन पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वो चर्चा हम पॉलिटी में थोड़ी सी कर लेंगे कि कौन से सरकार कब बने, कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ये सभी जो चर्चा है हम आगे करेंगे विस्तार से। तो ये जो है हमारी जो आज की चर्चा है वो बहुत जो है कह सकते हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जरूरी है, समझना जो है वो जरूरी है हमारे लिए, वरना हम नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता की ओर बिहार। एक बात याद रखिएगा यहाँ पर आपकी, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो वैसे तो ब्रिटिशों ने इसे दबा दिया दमन करके, लेकिन यहाँ से जो है रुख बिल्कुल स्वतंत्रता का बदल गया। ये जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसका गहरा प्रभाव पड़ा था, और ब्रिटिशों ने भले ही अपने तरफ से अपने बल से जो है इसका दमन किया था, लेकिन अब जो है क्लियरिटी हो चुकी थी कि बहुत जल्दी ही है ब्रिटिश जो है भारत छोड़ के जाएंगे। तो 1942 की घटना तक की चर्चा हमने पिछले सेशन में की है, तो उसके बाद की घटनाओं को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक। इस युद्ध के पश्चात जानते हैं बहुत सारी क्षति हुई थी, चाहे वो आर्थिक तौर पे देखा जाए, सेना में देखा जाए, बहुत नुकसान हुआ था और इसकी भरपाई सबको करनी पड़ी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की पश्चात जो समाप्ति के पश्चात ये बिल्कुल क्लियर अब हो चुका था कि ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक साम्राज्य है अब ज्यादा समय तक भारत पर शासन नहीं करने वाला है, क्योंकि अब जो अफ्रीका का उपनिवेश था या भारत उपनिवेश था, अब जो था इन्हें था कि इन्हें जो है स्वतंत्रता मिल सकती है। कहीं ना कहीं 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसने भी ब्रिटिशों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, जहां पर इनकी राष्ट्रवादियों की जो नीतियां रही थी, जो मुख्य जितने भी नेताओं का जो योगदान रहा था, पूरे सामाजिक वर्ग का जो योगदान रहा था, इससे ब्रिटिशों को ये अनुमान लग गया था कि अब बहुत लंबे समय तक जो है वो भारत में नहीं टिक सकते हैं। 1945 में ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ तो लेबर पार्टी विजयी हुई। कौन पार्टी बनी? तो 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी बनी थी, जिसमें सरकार जो बने थे क्लीमेंट एटली। उसी समय घोषणा क्या होती है कि जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है पूरी कर दी गई। किसकी तरफ से? क्लीमेंट जो एटली थे उन्होंने ये घोषणा की, और उन्हीं के द्वारा जो है भारत में फिर जो है कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, जिसमें 3 लोग आए थे, और उन 3 लोगों का जो नाम था, जिसमें एक थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो है आए थे। तो इससे पूर्व क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था, यानी कि जब कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया था जिसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, और इस डोमिनियन स्टेटस को जो राष्ट्रवादियों थे उन्होंने नकार दिया था। हेलो पूनम, कैसी हैं? तो याद रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारत को स्वशासी राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, लेकिन राष्ट्रवादियों द्वारा इसे नकार दिया गया था। क्योंकि अब पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही थी, अब डोमिनियन स्टेटस की बात जो है नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ आगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1937 के चुनाव से मतभेद भी बढ़ गए थे। 1916 में वो दोनों एक साथ आए थे, लेकिन बाद में फिर मतभेद उन दोनों में हो चुका था, और 1937 के चुनाव से तो बहुत ज्यादा ही इन दोनों के बीच जो है मतभेद बढ़ चुका था। अब इसी मतभेद को देखते हुए फिर आगे क्या हुआ, धीरे धीरे बिहार में मुस्लिम लीग का जो है लोकप्रियता बढ़ने लगा। मतलब बिहार के रीजन में बात की जाए तो मुस्लिम लीग की लोकप्रियता जो है धीरे धीरे वृद्धि होने लगी थी। वर्ष 1940 में लाहौर प्रस्ताव, देखिए लाहौर प्रस्ताव एक तो 29 का है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग के साथ उन्होंने तिरंगा लहराया था। एक हुआ था
लाहौर प्रस्ताव 1940 के माध्यम से मुस्लिम लीग ने की जो थी भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना की, क्योंकि इनकी एक ही मांग थी कि भारत को विभाजित करो, हम अलग से जो है एक पाकिस्तान की ये मांग कर रहे थे। गुड इवनिंग इलाक्षी, थैंक यू। नेक्स्ट क्या हुआ, वर्ष 1937 के बाद, क्योंकि 1937 के चुनाव से ही जो है दोनों के बीच मतभेद हुआ था, तो इन मतभेद के पश्चात क्या हुआ कि बिहार में मुस्लिम लीग क्या है अधिक लोकप्रिय होने लगा और इसका जो है इनकी संख्या में जो है वृद्धि होने लगी। मुस्लिम लीग के जो सदस्य संख्या थे इनकी संख्या में वृद्धि भी होने लगी। इसी वर्ष इसी बीच जब इधर ये घटना हुई थी 1937 के चुनाव के बाद, फिर क्या हुआ कि कुछ स्थिति बिहार में खराब होती रही, कभी कभी सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले, ये सब होता रहा। फिर क्या हुआ, इसी बीच 1946-47 में बिहार में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, क्योंकि इसी बीच हमें नोआखली की घटना दिखती है बंगाल में होने को, जिसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी वहां गए थे, उसी समय महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि भी दी गई थी, ब्रिटिश एक अधिकारी था उनके द्वारा दी गई थी, क्योंकि नोआखली का जो घटना हुआ था उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। अब इसी प्रतिक्रिया में जब हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ने लगे, बहुत जगह जो हिंदू बहुल क्षेत्र था वहां पर मुस्लिमों को मारा गया, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां हिंदुओं को मारा गया, बहुत सारे जो हैं लोग मारे गए थे। आंकड़ों के अनुसार अलग अलग जगह से जो आंकड़े आए, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, कांग्रेस की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से या अन्य जो संगठन थे, अलग अलग आंकड़े आए। किसी ने कुछ कहा कि इतने लोग मारे गए, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार का कहना था कि कम जो है लोग मारे गए। और ये जो है सच है, जिसकी सरकार होती है जब भी सत्ता में, अगर कहीं दंगे होंगे तो उनकी तरफ से जो आएगा सूचना उसमें रहेगा कि कम से कम लोग मारे गए, क्योंकि उनके सरकार पे सवाल उठेगा। इसलिए तो बहुत सारे लोग मारे गए, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। बहुत सारे लोग जो हैं जो कि मुस्लिम थे, वो पूर्वी बंगाल, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उधर मुस्लिम लोग गए, बहुत सारे हिंदू इधर आए। तो एक क्या होता है कि जब भी दंगे होते हैं तो उसमें जो आम जनता होती है उसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब सोचिए कोई मुस्लिम वर्ग है और हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां वो लोग रह रहे हैं वर्षों से, उनके मतलब वसीयत से रह रहे हैं, उनके दादा परदादा, लेकिन सिर्फ दंगों की वजह से उन्हें वो स्थान छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ता है। तो नुकसान किसको होता है, हमेशा जो होगा वो आम जनता को। अभी यूक्रेन रूस वार चल रहा है इतने लंबे समय तक, हमास वाला जो इजराइल का घटना, उसमें नुकसान किसे हो रहा है, आम जनमानस को ही। उन्हें जो ही पलायन करना पड़ता है, उनके ही लोग मारे जाते हैं, आर्थिक दिक्कतें भी उनको ही झेलनी पड़ती है। गुड इवनिंग एलेक्स, कहाँ थे काफी दिन बाद एलेक्स, क्या बात है। यस हाँ इलाक्षी, बहुत सही, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री, बहुत सही, थैंक यू इलाक्षी। तो ये याद रखिएगा। एक तो आज मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। वर्ष 1946-47 में बिहार में बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इन दंगों में जो है मुस्लिम बहुल एरिया में जो थे हिंदू बिहार की तरफ आए, और जो बिहार की तरफ से मुस्लिम थे, कम अल्पसंख्यक मुस्लिम थे, वे पूर्वी बंगाल की तरफ पलायन किए। इसमें बहुत नुकसान होता है, हमेशा याद रखेगा, नुकसान आम जनमानस को ही होता है, चाहे वो पारिवारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या शारीरिक जो भी, क्योंकि इन दंगों में जो होता है अक्सर महिलाओं के साथ भी प्रताड़ना होती है। कहते हैं ना कि कोई भी युद्ध होता है तो झेलना सबको पड़ता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके दोनों गाल पे तमाचे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पारिवारिक आर्थिक तो झेलना ही झेलना होता है, उसके साथ साथ उन्हें शारीरिक शोषण भी होता है। अभी आप देखेंगे रिपोर्ट उठाकर तो कहीं भी कोई दंगा होगा, कोई फसाद होगा, कोई युद्ध चलेगा तो उसमें महिलाओं को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, शारीरिक प्रताड़ना जो है उनके साथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब बहुत कुछ चला, बहुत सारे दंगे वंगे हुए। इसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग जो था, क्योंकि ये बिहार में ऑलरेडी लोकप्रिय हो रहा था, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी, तो इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का निर्णय लिया, यानी कि उस टाइम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
ओके, अच्छी बात है एलेक्स। मेन होता है पढ़ना, जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास में आए ही आए। सबसे जरूरी होता है सिलेक्शन लेना। आप कहीं से भी पढ़ाई करके सिलेक्शन ले, खुद से सेल्फ स्टडी करें, आप यूट्यूब से पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ें। लास्टली होता है सिलेक्शन। आप जैसे भी सिलेक्शन लो, खुशी इसी में होती है टीचर को भी। जून 1946 में कलकत्ता में भी दंगे हुए। तो बंगाल प्रांत जो था वो मुस्लिम बहुल था ही, यहाँ पर भी दंगे हुए, जिसका प्रभाव यही नोआखली के सांप्रदायिक हिंसा के रूप में प्रकट हुआ था। और यहीं पर होने पर जो है महात्मा गांधी यहाँ गए हुए थे इस दंगे को शांत करने के लिए। नेक्स्ट, इसी मध्य 1946 के आम चुनाव में, जब 1946 का आम चुनाव हुआ तो श्री कृष्ण सिंह जो कि कांग्रेस से ही थे, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। और उसी के पश्चात जो है फिर हुआ था 1947 में भारत का विभाजन। 14 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और भारत। तो यहाँ क्या हुआ था कि इस समय फिर संविधान सभा के गठन की बात की गई, जो कि 1950 में जाकर 26 जनवरी को लागू हुआ था। उसके गठन की बात हुई तो उसके गठन की अध्यक्षता सर्वप्रथम जिसके द्वारा की गई थी वो की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद जो है प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे संविधान सभा के गठन के। तो ये बने और उसके 2 दिन बाद फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये अस्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के और ये स्थायी अध्यक्ष बने। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों ही व्यक्तित्व का जो संबंध है वो कहां से है? इन दोनों का संबंध बिहार से है। हाँ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। एलेक्स, बिहार हिस्ट्री के साथ साथ बिहार जियोग्राफी से बहुत प्रश्न आते हैं, तो उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बिहार स्पेशल में ज़्यादा प्रश्न आते हैं, एक तो बजट और इकोनॉमी सर्वे से, जो कि करंट बेस्ड होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बिहार हिस्ट्री और बिहार जियोग्राफी दोनों से ही प्रश्न होते हैं। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा वाला प्रश्न यूपीएससी में इस बार पूछा था, बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न पूछा गया था। हाँ, ये यूपीएससी लेवल की बात नहीं कर सकते, पर अब फैक्ट्स यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा। पिछले 2 सालों के पेपर की अगर हम बात करें, इस साल और इससे पिछला जो पेपर हुआ था, इसमें क्या हो रहा है कि फैक्ट्स पे जो है यूपीएससी ज़्यादा, जैसे स्टेट पीसीएस में उल्टा होता जा रहा है। स्टेट पीसीएस जो है कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है और यूपीएससी जो है वो फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब फैक्चुअल जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने इलाक्षी। तो एलेक्स, जियो की जब क्लासेज होगी तो उसे देख लीजिएगा। ठीक ठाक प्रश्न जो है आपके जियोग्राफी, बिहार जियोग्राफी से देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री में बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। मध्यकालीन से तो बस नाम का ही पूछा जाता है, तो आप एंशिएंट पढ़ लीजिएगा और मॉडर्न पढ़ लीजिएगा। और बिहार का जो भूगोल है उसे अच्छे से कर लीजिएगा, वहाँ से ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या होती है। तो ये हुआ स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले। अब इसी के बाद जो है भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। आपने भारत का जो इतिहास है समझ रखा है, तो मुझे इतना विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे स्वतंत्रता मिली। 1947 में जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, दोनों अलग अलग बन जाते हैं। तो उसके पश्चात बिहार के जो पहले राज्यपाल चुने जाते हैं वो श्री जयराम दास दौलत राम, और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुने जाते हैं। तो हम थोड़ी सी चर्चा एक दिन जो है जो मुख्यमंत्रियों का क्रम रहा और कुछ जो प्रमुख मंत्रियों के समय, मुख्यमंत्रियों के समय कुछ ऐसे कार्य जो किए गए हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। फिर अब बिहार क्या हुआ, अब फिर ये हुआ, और फिर क्या हुआ 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा लागू हो जाता है। तो इसके लागू होने के पश्चात अब बिहार भी क्या हुआ, भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न अंग बन जाता है। और उस समय जो है बिहार आबादी के आधार पर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। उत्तर प्रदेश के पश्चात उस समय
बिहार जो था दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। हाँ होगी एलेक्स, बिहार करेंट और इकोनॉमी सर्वे दोनों की क्लासेज होगी। पहले बिहार जियो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बिहार के आर्ट एंड कल्चर पे चर्चा कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर में बहुत डीप नहीं जाना है, जो मेन मेन प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी ही हम चर्चा करेंगे, यानी उन टॉपिकों की। उसके बाद बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे, उन दोनों की क्लासेज होगी एलेक्स। पूरा मैं बिहार बजट पूरा ही कवर कराऊंगी, सॉरी बिहार का जो पूरा जो है पूरा ही कवर करा दूंगी सारे सब्जेक्ट्स। फिर आगे वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब होता है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला आम चुनाव होता है वो कब होता है, वो होता है 1952 में। बिहार में कांग्रेस भारी बहुमत प्राप्त करता है, उस समय कांग्रेस की ही सरकार बनती है और श्री कृष्ण जी जो है नए मंत्रिमंडल का, यानी कि फिर से कौन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं सॉरी, हाँ अभी तीसरा है, बहुत सही है। श्री कृष्ण सिंह जो है नए, यानी कि फिर से मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह ही बनते हैं, अभी तीसरे स्थान पे है। फिर 1952 से 67 के चुनाव तक कांग्रेस की ही सरकार रहती है, ये याद रखिएगा। 1952 से 67 तक जो है कांग्रेस की ही सरकार रहती है। और इस बीच आप जानते हैं कि 1951 से ही पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, 5-5 वर्षों पे था पंचवर्षीय योजना। तो ये 5 ईयर जो प्लान लाया गया था, इसमें क्या था, आर्थिक समानता की बात की गई थी, सामाजिक समानता, गरीबी समाप्त करना, भूखमरी समाप्त करना, इसके अलावा कृषि के विकास, रोजगार को बढ़ावा देना, इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का फायदा 1951 से 1967 के बीच बिहार में भी हमें देखने को मिला कुछ। इस अवधि में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बिहार में कृषि एवं उद्योगों को निर्णायक प्रगति मिली, क्योंकि उस समय तक जो है झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था। 2000 में जाकर बिहार और झारखंड बंटवारा हुआ है। तो जब तक झारखंड बिहार के साथ था, खनिज संपन्न था, वहां कोयले हमें मिलते थे, लौह मिलते थे, इसके अतिरिक्त भी कई खनिज पदार्थ पाए जाते थे। तो उद्योग की दृष्टि से जब तक झारखंड बिहार के साथ था वो संपन्न था। जब बंटवारा हो गया 2000 में, तो छोटा नागपुर रीजन के साथ जब वो अलग हुआ तो अधिकांशतः खनिज संपदा किसके हिस्से में चला गया, झारखंड के हिस्से में। चाहे उद्योग की बात की जाए, चाहे मध्यम या क्या बोलते हैं बड़े उद्योगों की बात की जाए, वो सब चले गए किसके हिस्से में, झारखंड के हिस्से में। और बिहार में रह गया क्या, जो एकदम लघु और मध्यम उद्योग है, वो भी कृषि आधारित। खनिज आपको दक्षिणी पठारी हिस्से में वो भी कम मात्रा में बिहार में पाए जाते हैं, जैसे रोहतास रीजन हुआ, गया, नालंदा, कैमूर, इन क्षेत्रों में आपको जमुई कुछ खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो अभ्रक पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, पैरासाइट पाया जाएगा, ये सभी कुछ खनिज हैं। सोने की बहुलता मिली है जमुई में, तो ये कुछ खनिज जो है बिहार में पाए जाते हैं। हाँ अब बनेगी, आगे बनेगी, इसके बाद जो सरकार बनेगी वो बनेगी गैर कांग्रेसी। तो यहां तक सरकार रही, लेकिन इसके पश्चात जो अगला चुनाव हुआ तो कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली, और पहली बार कहते हैं कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और वो भी महागठबंधन करके, गठबंधन से, कोलेशन से जो है सरकार बनी थी। वर्ष 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, और श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। और आगे जाकर श्री कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, याद रखिएगा। 1950 का जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था, उसके तहत जो है पूरे भारत में जो है ये लागू हुआ था, और यहीं से जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी। पहले क्या होता था कि खेतों पर किसका अधिकार होता था, किसी एक वर्ग का, जो जमींदार वर्ग कहलाते थे, और जो खेती करते थे, कृषक होते थे, उनका अपनी जमीन पे कोई अधिकार नहीं होता था, सिर्फ वो एक मजदूर की तरह कार्य करते थे, जो भी उनके हिस्से में मिलता था। लेकिन जब इसे समाप्त किया गया तो उनका अपनी जमीनों पे जो है अधिकार हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में बिहार की सीमाओं का पुनर्निर्माण हुआ।
भाषा। तो ये पुनर्निर्माण जब हुआ तो इसमें क्या किया गया, जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार ये वाला हिस्सा, और इधर यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पूर्व तरफ जो पूर्णिया, वेस्ट बंगाल से जो सीमा लगती है, तो बिहार में पूर्णिया के किशनगंज जिला, क्योंकि किशनगंज जो है सबसे, जो हम कह दें तो उत्तर पूर्वी जिला माना जाता है। उत्तर पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। तो किशनगंज जिला और दक्षिण बिहार में मानभूम और पुरुलिया के कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिए गए, कुछ जो है हिस्से उधर चले गए। 1960 के दशक में बिहार में कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, अलग अलग क्षेत्रों में जो है हमें मुस्लिम दंगे, खासकर मुजफ्फरपुर वाला रीजन हुआ, दरभंगा का रीजन हुआ, जो मुस्लिम बहुल या फिर जो वेस्ट बंगाल से लगती हुई जिले हैं, जैसे कि वहां पर हमें ज्यादातर जो है मुस्लिम और हिंदू दंगे देखने को मिले, जिसमें से एक माना जाता है रांची हटिया 1964 का, और एक जमशेदपुर 1967 का। ये दंगा जो है काफी महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को जो है, बहुत जो लोग हैं इसमें मारे गए थे और बहुत नुकसान हुआ था। वर्ष 1966-67 में बिहार में भीषण अकाल पड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि इस भीषण अकाल में पहली बार हुआ कि सरकार के रहते हुए, मतलब ब्रिटिश तो चले गए थे, उसके बावजूद वहां की जो जनता थी, जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा था, वो त्राहिमाम हो गई थी, भूख से बहुत लोग मारे गए थे, उनके पास पर्याप्त कोई सुविधा नहीं पहुंची। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के अंदर विद्रोह की भावना भी पनपी थी। ये मतलब कहा जाता है कि ब्रिटिश के जाने के पश्चात भी जब सरकार थी तब ये स्थिति वहां पर थी, और यही वजह थी कि धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति लोगों की जो है वो क्या उसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस की जो लोकप्रियता है वो लोगों के बीच कम होने लगी। इसी दंगे के पश्चात हुई थी, दंगा नहीं, इस अकाल के पश्चात, जब वहां की जनता को पर्याप्त जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई और भूखमरी से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा क्षति हुआ, तो इसके पश्चात लोगों के बीच से जो है कांग्रेस की लोकप्रियता कम होने लगी, और उसके बाद का जो चुनाव हुआ उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार चुनी गई, और वो भी जो है गठबंधन से चुनी गई थी, क्योंकि कोई एक ऐसी पार्टी तो थी नहीं कांग्रेस के अतिरिक्त कि वो पूर्ण बहुमत में आए, तो कई जो पार्टियां मिलकर जो है वो गठबंधन करके सरकार बनाई थी। फिर क्या हुआ, 1967 में भी बिहार में छात्र आंदोलन भी हुए, जब ऐसी स्थिति आई, अकाल की स्थिति आई। उधर इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो बिहार में खासकर पटना वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर छात्र आंदोलन हुआ। वर्ष 1967 में चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई, इन्हें कोई भी सीट नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, पहली बार, हाँ, अभी गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी, पराजित हो गई। वर्ष 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लाया गया, याद रखिएगा। अभी तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लाया गया है। जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो वहां विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटी के अंतर्गत हम आपातकाल की बात करते हैं। 352 से लेकर 360, आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की बात की जाती है, जिसमें से 356 में हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, और ये 2 कारणों से लगाया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन इस पर चर्चा जो हम करेंगे वो अपनी पॉलिटी की क्लास में विस्तार से करेंगे, यहाँ नहीं। बस याद रखिएगा कि अभी तक जो है 8 बार लगाया गया है, जिसमें अंतिम की बात की जाए, यहाँ पहली हो रही है, तो अंतिम की अगर मैं बात करूं तो अंतिम हुआ था 2005 में, राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था। 8 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक, याद रखिएगा, लागू हुआ है। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, आप जानते हैं, पाकिस्तान पराजित हुआ था इसमें। और तभी जो है पूर्व पाकिस्तान जो था अब बांग्लादेश कहलाने लगा था, यानी तभी कहा गया कि जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब एक नया पूर्व जो पाकिस्तान कहलाता था वो अब किस नाम से जाना जाने लगा, इस पराजय के पश्चात, बांग्लादेश। वर्ष 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित छात्रों का बिहार में भी जन आंदोलन आरंभ हुआ। अब महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जो मराठी और इनके बीच गुजरातियों के बीच बंटवारे की बात हुई थी, तो इससे भी वहां पर जो है लोगों के बीच क्या हुए थे,
आंदोलन हुए थे। इस आंदोलन का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं भारत के कई राज्यों में देखने को मिला था। जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था भाषाई आधार पर बंटवारे को लेकर, फिर जो है अलग अलग राज्यों में देखने को मिला, तो बिहार में भी इसका प्रभाव रहा। और इसका नेतृत्व जिसने किया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे वो किए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। हाँ, 8 बार हुआ है, जिसमें पहला हुआ 1968 में और लास्ट जो अभी तक हुआ है 2005 में राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन के बारे में हम विस्तार से पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि 352 से 362 के 60 तक जो है आर्टिकल, उसमें हम आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल के अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, जिसमें से 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है और वो 2 कारणों से लगाया जाता है। वर्ष 1977 में आयोजित आम चुनाव में बिहार में कांग्रेस को एक भी सीट, यानी कि वहां तो कुछ सीटें मिली थी, फिर जो नेक्स्ट होता है 77 में यहां पर कांग्रेस को पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी सीट नहीं मिलती है, एक भी सीट पे जो है जीत हासिल नहीं कर पाता है। फिर नवगठित जनता पार्टी ने निर्णायक बहुमत के साथ सरकार का गठन किया और श्री कर्पूरी ठाकुर जो थे मुख्यमंत्री बने। तो अभी जिन लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनमें से एक नाम आपने सुना होगा इनका, श्री कर्पूरी ठाकुर। मरणोपरांत जो है इन्हें भी राष्ट्रपति सम्मान भारत रत्न, राष्ट्रपति सम्मान नहीं पढ़ाते वक्त सॉरी, याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल। हाँ एलेक्स, बिल्कुल सही है आपका, एक आर्थिक राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन, बहुत सही। तो श्री कर्पूरी ठाकुर जो है अब मुख्यमंत्री बने थे। बाकी इनके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री का जो क्रम रहा और इनके समय जो कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण हुई है उनकी बात हम करेंगे। हाँ, भारत रत्न में एक नाम इनका है इस बार। 1970 का दशक का अंत में बिहार में हिंसात्मक घटनाओं से प्रभावित, यानी कि 1970 का जो अंतिम समय काल था, यहाँ पर कई हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जो है, क्योंकि इस समय तक झारखंड भी साथ में था। तो इस पूरे पार्ट में 2000 से पहले अगर मैं जब भी बिहार शब्द की बात कर रही हूं, आपका होना चाहिए ध्यान कि बिहार प्लस झारखंड की बात हो रही है। जैसे कि 1936 से पहले बिहार प्रांत जो था उसमें उड़ीसा भी संयुक्त रूप से था, लेकिन 1935 के एक्ट के पश्चात वो अलग हो गया था 36 में। तो 2000 से पहले जितनी बार मैं बिहार राज्य की बात करूं, आपको ध्यान रखना है कि बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से एक साथ। तो बहुत सारे अलग अलग स्थानों पे हिंसात्मक घटनाएं हुई, बहुत लोग मारे भी गए थे, जैसे पुलिस द्वारा भी छात्रों पे गोलियां चलाई गई थी, ये सारी घटनाएं हुई थी। वर्ष 1978 में कर्पूरी ठाकुर द्वारा आरक्षण लागू करने के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर। तो ये जो आरक्षण की बात हम करेंगे, एक दिन हम बात करेंगे जो जातीय, अभी जानते हैं कि बिहार में हुआ है जनगणना, तो इस पे जब हम बात करेंगे तो आरक्षण के पूरे मुद्दे को डिटेल से वहां पर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक पर बात करने लगे तो ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिस पे काफी समय जा सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है आरक्षण का, रिजर्वेशन का, जिसपे अगर बहस सिर्फ छिड़ जाए किसी के बीच में तो ये इतनी लंबी खिंचती है कि जिसका कोई और अंत नहीं है। सिर्फ अभी आप समझ लीजिए। तो 1978 में क्या हुआ था, कर्पूरी ठाकुर द्वारा ही आरक्षण लागू कराने के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ था। जब लागू हुआ तो जो उच्च वर्ग के छात्र थे, सो कॉल्ड जो उच्च वर्ग होते हैं जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए, जगह जगह पर जो है उनके द्वारा हड़ताल किए गए, बहिष्कार किए गए, ऐसी जो स्थिति हुई। फिर आगे क्या हुआ कि वर्ष 1979 में जो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, कौन थे, श्री मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग नियुक्त किया, अध्यक्ष थे मंडल, तो इसलिए मंडल आयोग नियुक्त किया ताकि जो पिछड़ी जातियां यानी कि ओबीसी जो वर्ग होता है, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए, यानी कि ये आरक्षण जो लागू हुआ उसके रिव्यू के लिए, हेलो चांदनी, तो उसके आरक्षण के रिव्यू के लिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी कि ताकि वो सही गलत जो भी एक
रिव्यू हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, मंडल आयोग की ही सिफारिश में जब इनकी जो नियुक्त किया गया था उनकी जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर क्या होता है कि 1989 में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे श्री वीपी सिंह, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देई के पश्चात, तो उन्होंने क्या किया, लागू कर दिया। जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण था उसे लागू कर दिया उन्होंने। फिर बहुत लंबे समय तक बहुत हड़ताल हुए थे, बहुत जगह जगह पे जो उच्च वर्ग के छात्रों ने थे संघर्ष, बहुत उस समय जो है हिंसात्मक तरीके से जो है पुलिस की तरफ से बहुत लाठीचार्ज किया गया था, आपसी बहुत झगड़े हुए थे, छात्रों के बीच बहुत लोग मारे भी गए थे, याद रखिएगा। फिर 1889 में भागलपुर और उसके आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र था यहाँ भी भयावह दंगे की स्थिति रही। यानी बिहार ही नहीं बल्कि इससे जो है अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह जो है इस आरक्षण के पश्चात जो है हमें दंगे देखने को मिले थे, पर हम अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। तो यही था स्वतंत्रता के बाद तक की कहानी। उसके पश्चात हम जानते हैं आगे 2000 में जाकर क्या है, बंटवारा हो जाता है बिहार और झारखंड का, क्योंकि वो एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के तहत किया गया था। और वर्तमान जो बिहार का स्वरूप है उसकी अभी हम चर्चा करेंगे एक दिन क्लास में, कि ये जो मुख्यमंत्री यानी कि भारत की आज़ादी के पश्चात जो कुछ मुख्यमंत्री रहे, सबकी तो बात करेंगे नहीं, जिनके समय कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। और एक दिन आरक्षण के मुद्दे पर और अभी जो जातीय जनगणना वगैरह हुआ है इन सभी मुद्दों पे हम एक दिन विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ मंडे को जो आपकी क्लास होने वाली है बिहार स्पेशल की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लास है आपके लिए, क्योंकि उसमें हम किसान आंदोलन की बात करने वाले हैं, जनजातीय आंदोलन की बात करने वाले हैं और 1857 की विद्रोह की बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत की आज़ादी से पूर्व ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हमने चर्चा अभी नहीं की है, वो छूट चुका है। तो याद रखिएगा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और 1857 के विद्रोह का बिहार में क्या प्रभाव रहा, कौन कौन से आंदोलन का संबंध जो है बिहार से रहा, उसकी जो है चर्चा करेंगे। बाकी उसके पश्चात 1 और 2 क्लासेज और आपकी हिस्ट्री की रह जाएगी, जिसमें कुछ प्लेसेस होंगे, कुछ व्यक्तित्व होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि उनका संबंध कहाँ से रहा था, किस आंदोलन में या किस घटना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो उससे 2 चैप्टरों पर हम बात कर लेंगे, एक तो प्रमुख व्यक्तित्व पर और एक प्रमुख स्थलों पर। उसके पश्चात जो हमारी चर्चा होगी बिहार स्पेशल में, हम बिहार के भूगोल को अच्छे से पढ़ेंगे, यानी वहाँ की जलवायु, मिट्टी, वहाँ पर क्योंकि पर्वत पठार आपको तो इतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, तो संरचना बस थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि संरचना कैसी है। मेनली नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, खनिज भी कम प्राप्त है तो खनिज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी जो भी छोटे बड़े उद्योग लगे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कृषि पर चर्चा विस्तार से करेंगे, जलवायु, मिट्टी, इन सभी पर जो है आपकी चर्चा विस्तार से होगी। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन छोटा भी था और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, इससे प्रश्न बहुत कम ही बनते हैं, पर हमें समझने के लिए पूरी कहानी को समझना जो है वो जरूरी होता है। तो फिर आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।